स्टार्ट कर दिया। बैठ होते हैं आप लोग। मैं आपको पढ़ाऊंगी ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी आपके लिए हैं तो नॉर्मल हम आज टॉपिक पर ही आ रहे हैं। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट तो बीच बीच में आएंगे तो मैं आपको बताती चलूँगी, ठीक है। इसमें एक बात याद रखना, जो जो शब्द मैं बोलूँगी उसको आप ध्यान रखोगे और इमेजिनेशन करोगे। बात समझ में आ रही है? जो जो चीज़ें मैं बताऊंगी, कैसे कैसे चीज़ें प्रोसेस हो रहा है, उसको आप इमेजिनेशन करोगे। और कुछ सिंपल से जो आपके रूटीन डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल हैं वो लूँगी और आपको उस चीज़ों में थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। आज हम बात करेंगे समुद्र विज्ञान। हिंदी इंग्लिश दोनों के हैं? हिंदी के हैं? हिंदी के सब हिंदी के हैं, इंग्लिश वाला कोई भी नहीं है? तो पलक समुद्र विज्ञान। समुद्र का मतलब तो आप सब लोगों को पता है। सागर क्या होते हैं? महासागर क्या होते हैं? सागर महासागर पता है? सागर जानते हो या नहीं? सुने तो होंगे। सागर जैसी आंखों वाली, गानों में बहुत सुना हुआ होगा। हाँ बताओ। सागर छोटे होते हैं, महासागर बड़े होते हैं। सिर्फ यही विशेषता होती है, इसके अलावा और कोई भी विशेषता होती है? सागरों से मिलकर महासागर बनते हैं। महासागर के अंदर सागर आते हैं, खाड़ी आती है, या गल्फ आते हैं, बे आते हैं। यहाँ पर आने से पहले एक पिक्चर दिखा दूँ। दिख रहा है? इसमें कुछ आपको स्थलखंड दिख रहे हैं। जो ग्रीन है वो क्या है आपके स्थलखंड, जो ब्लू है वो क्या है आपके वाटर बॉडी। इसको हम जलमंडल भी कहते हैं। स्थल को कहते हैं लिथ्नोस्फीयर। स्थलमंडल को कहेंगे लिथ्नोस्फीयर, और जो आपका हाइड्रो है उसको कहेंगे हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जलमंडल। अपनी पूरी अपनी पूरी पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? महासागरों की बात कर रही हूँ, सागरों की बात नहीं कर रही हूँ। पांच कौन कौन से हैं? पांच के नाम बताओ। पैसिफिक ओशन ये रुकेगा या चलेगा? क्यों? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ लिखा है, उसको डिवाइड करा गया है, उसको आप ध्यान मत दीजिए। अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन। आपका जो अंटार्कटिका है वो ओशियन में भी आता है और महाद्वीप में भी आता है। बात समझ में आ गई? तो आपके ये जितने भी सागर है ये क्या है आपके महासागर। महासागर का मतलब समझ रहे हो? इनका जो स्पेस है अर्थ पर, जो इन्होंने स्पेस ले रखा है वो बहुत ज़्यादा ले रखा है। अब इन्हीं के बीच में देखो आपने अरब सागर दिख रहा है, बे ऑफ बंगाल दिख रही है, साउथ चाइना सी दिख रहा है, फिलीपींस सागर दिख रहा है, और यहाँ पर आपका तेमार सागर है। उसके बाद मेडिटेरियन सी है, नॉर्थ सी है, बाल्टिक सागर है। ये सारे सागर दिख रहे हैं ना, तो ये इनके अंदर दिख रहे हैं। महासागर और सागर में अंदर सिर्फ इतना है, महासागर दूर दूर तक भी स्थलखंड से जुड़े हुए नहीं होते। दूर दूर तक, दूर दूर मतलब समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से यहाँ तक, आपको यहाँ तो बहुत छोटा लग रहा है पर इनके बीच में हजारों किलोमीटर की दूरी होगी। जबकि अब मैंने सागर की बात करें तो सागर देखो किससे जुड़े हैं? स्थलखंड से हैं, पर अब इनको हम सागर कह रहे हैं, सागर। और जबकि एक आता है ये कैस्पियन सागर भी है, यहाँ पर एक अरल सागर भी है, इनको भी हम सागर कहते हैं। पर सागर का अगर हम परिभाषित करें, सागर को हम परिभाषित करते हैं कि सागर हम किसे कहते हैं? किसी बड़ी वाटर बॉडी से छोटी वाटर बॉडी जुड़ी होगी तो हम उनको सागर कहेंगे। अब आप देखो
अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर होते हुए आपका भूमध्य सागर जुड़ा हुआ है ना। आपका इंडियन ओशियन, अरेबियन, लाल सागर और फारस की खाड़ी यहाँ से होते होते आपको भूमध्य सागर में मिल रहे हो ना जाके। तो ये क्या है, वाटर बॉडीज किससे जुड़ी हैं, किसी बड़े सागर से जुड़ी हुई हैं। जब ये किसी स्थलखंड के पास आ जाती है तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा ओशियन है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, वरना अदरवाइज जितने भी ओशियन आपने पढ़े हैं वो किसी भी देश के नाम पर नहीं है। कहने का मतलब महासागर। अब ये मत कह देना मैम चाइना सी, फिलीपींस सी, ये भी तो है, पर ये क्या है आपकी सी है, ओशियन नहीं है। महासागर नहीं है, क्या है ये आपके सागर है। अब हम इसी के अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक है सागर का तापमान यानी कि टेम्परेचर और उसमें लवणता। ठीक है, सबके अपने अपने गुण होते हैं। सागर का पानी कभी पिया है या किसी ने क्वालिटी सुनी होगी, कैसा होता है सागर का पानी, पी सकते हो क्या? क्यों हम कहते हैं पृथ्वी पर 71 या 70% क्या है पानी है, बाकी 29 और 30% क्या बचता है आपका लैंड। इतना पानी होने के बावजूद भी कहते हैं पानी की कमी हो रही है। क्या कह रहे हैं हम, पानी की कमी हो रही है, पानी को किफायत से यूज करो, इस्तेमाल करना है तो कैसे करो, थोड़ा सा मैनेज करके। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पीने योग्य पानी कम है। पीने योग्य पानी लगभग 2 से 3% ही है, और ये पीने योग्य पानी हमें कहाँ से मिल रहा है? हाँ, कैसे पीते हो पानी? पानी पीते हो कि नहीं? नदियों से मिल रहा है और किससे मिलता है? अरे हैंडपंप से पानी निकालते हो, भूमिगत जल हो गया। उसके बाद नदियों में पानी कैसे आ रहा है? सिर्फ बारिश से आता है, ग्लेशियर से। यानी कि अगर हम पीने योग्य पानी की बात करें धरातल पे हमें कहाँ मिल रहा है? नदियों में मिल रहा है, भूमिगत जल से मिल रहा है। वर्षा जल हो गया, क्योंकि वर्षा जल यही क्या होता है भूमि में अवशोषित कर लिया जाता है और एक भूमिगत जल बनकर आता है। उसके बाद आपके हिमनद, हिमनद यानी कि आपके ग्लेशियर हो गए। अब ये पानी पीने योग्य है, ये पानी कैसा है? ये पानी पीने योग्य क्यों है? क्योंकि इसमें लवणता कम नहीं, लवणता है ही नहीं। और सागर के पानी में क्या है? लवणता है। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाए। ये चीज आपने समझ ली, इसी पर एक चीज और समझा दे रही हूँ। ये जो डॉट 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 लाइन्स आ रही है वो आपकी क्या है? इक्वेटर है। ये जो ग्लोब है या पृथ्वी को है 2 भागों में डिवाइड करती है, क्योंकि गोला है, गोले को आधा करोगे तो क्या बोलेंगे? गोलार्ध। हेमिस्फीयर तो इंग्लिश में बोल रहे हैं, पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर ये क्या होगा आपका? बट गया। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बांट रहा है कौन? आपका इक्वेटर। अब एक चीज अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो आपका दक्षिणी गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध में उसमें कुछ अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताओ अंतर मुझे। यहाँ वाटर बॉडी ज्यादा है और यहाँ पर लैंड ज्यादा है। तो वाटर बॉडी और लैंड दोनों चीजें अलग अलग होंगी, तो दोनों की क्वालिटी भी अलग अलग होंगी कि नहीं? एक आपका तरल अवस्था में है और एक आपका ठोस अवस्था में। नॉर्मल आप फिजिक्स को इसको रिलेट करके चलो, एक आपका लिक्विड फॉर्म में है, दूसरा आपका सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड जल्दी गर्म होता है या लिक्विड? क्यों? बता। हीट ट्रांसफर जल्दी हो जाती है और ऑब्जर्व ये जो सनलाइट होती है उसको ऑब्जर्व भी अच्छी तरह करते हैं और अवशोषित करने के बाद उसको रिफ्लेक्ट भी बहुत जल्दी करते हैं। बैक आ जाए थोड़ा सा। एक हम बात करेंगे तापमान, यानी कि आपका ये कितना बड़ा हो गया? दुपट्टा हम बांध के
ठीक है, पहले हम बात करते हैं तापमान की। सबसे पहला हमारा रहेगा टेम्परेचर। पूरी पृथ्वी पर या आपके पूरे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सन है और सन से जो प्रकाश आता है वो किस फॉर्म में आता है? कौन सी वेव्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस फॉर्म में आता है ना, इस फॉर्म में। और जो आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है ये दृश्य प्रकाश होता है, जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं, यानी कि आपका प्रकाश मंडल। इस प्रकाश मंडल से ही क्या होता है, आपकी पृथ्वी, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बस पृथ्वी बना रही हूँ। आपकी पृथ्वी क्या ले रही है? हीट ले रही है ना, गर्मा रही है ना। अब आप देख रहे हो गर्मी बढ़ रही है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा गर्मी कैसी होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर गर्मी बढ़ रही है स्थल मंडल और जल मंडल में, आपको दोनों दिखाते हैं। अब जो टेम्परेचर का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या एक ही मात्रा में होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग क्यों होगा? दोनों की अलग अलग होगी। अगर हम सिर्फ, अब हम इसको धरातल को हटा दे रहे हैं, किसको हटा रहे हैं? हम धरातल को हटा रहे हैं। अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं आपके हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल की। अब जल मंडल में ये बताओ, हीट ऑब्जर्व करने के लिए एक सेम होगा या अलग अलग होंगे? वो चीज मैटर करेगी या नहीं? क्योंकि अब एक ही पदार्थ आ गया, अब तक दो पदार्थ थे, दोनों पदार्थों के गुण अलग अलग थे, है ना। उनके गर्म होने का टेम्परेचर भी अलग था और ठंडा होने का भी टेम्परेचर अलग था। अब यहाँ पर सिर्फ आपका क्या आ गया? जल। अब मैंने सब कुछ हटा दिया, सिर्फ रखा है आपका जल। अब ये बताओ, जो आपका पानी गर्म होगा, जो आपका जल का समुद्र का स्तर है, वो एक ही स्टाइल में गर्म होगा या अलग अलग होगा? भिन्नताएं पाई जाएंगी। अगर भिन्नताएं पाई जाएंगी तो क्यों पाई जाएंगी? बेटा अर्थ अभी छोड़ दो आप, ठीक है। अभी मैंने अर्थ हटा दी, क्योंकि हम यहाँ तापमान किसका पढ़ रहे हैं? ओशियन का, महासागरों का और सागरों का। पहले राइटिंग समझ में आ रही है? तापमान को प्रवाहित करने वाले इफेक्ट जो डाल रहे हैं कौन कौन से होंगे? थोड़ा सा आइडिया हो किसी को तो बताओ थोड़ा सा। अभी इस पर भी आएंगे हम। पृथ्वी झुकी हुई है कितने एंगल पर? 23.5 डिग्री। ठीक है, इस हिसाब से हमारा इक्वेटर भी झुक गया ना। ये कितने लोगों को पता है? ये चीज कितने लोगों को नहीं पता है? जरा ये बात मुझे बता दो, एक बार क्लियर कर दो। सबको ये चीज पता है? सबको पता है? जोर से बोलो। अब जबकि पृथ्वी झुकी हुई है, पृथ्वी चक्कर किसके लगा रही है? सूर्य के। अब इस समय ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है।
अगर सूर्य का प्रकाश कैसा पड़ेगा, लंबवत, कहाँ लंबवत पड़ेगा, कहाँ तिरछा पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, अधिक, यहाँ हीट कैसे होगी, कम। आगे बात समझ में, पहला इफेक्ट क्या डाल रहा है, आपतित कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल, किस एंगल से प्रकाश पड़ रहा है, किस पर, पृथ्वी पर। अगर लंबवत पड़ रहा है तो पृथ्वी पे वहां उस स्थान पर हीट क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर लंबवत नहीं, तिरछा पड़ रहा है तो उस स्थान पर हीट कैसे होगी, कम। तो आपने पृथ्वी पे अक्षांश विस्तार तो आपने पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं, कितने लोगों ने पढ़े हैं, कितनी होती है अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। टॉपिक पे आने से पहले बेस क्लियर कर रही हूँ। अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, पता है कि नहीं, चरण, साक्षी नाम है ना, साक्षी, कितनी होती है अक्षांश रेखाएं, 3 ऊपर 3 नीचे, बस यही होती है क्या, 181। कुछ बेसिक सवाल है, नॉर्मली क्या होता है हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बेसिक चीज भूल जाते हैं, और जब यही आती है ना किसमें, कथन और कारण में, या आपके कथन वाले को उसमें यही हमने कर देते हैं गलत। जैसे नॉर्मली क्वेश्चन मैंने पूछा कितनी होती है, 90 ऊपर होंगी, 90 नीचे होंगी, 01 हो गई, कितनी हो गई आपकी 180। सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ है और 23.5 डिग्री साउथ है, इसको कर्क रेखा कहते हैं, इसको मकर रेखा कहते हैं। सूर्य का प्रकाश पूरे साल भर इस क्षेत्र पे लंबवत पड़ता है, तो यहाँ पर लंबवत यानी कि एंगल कौन सा बना रहा है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का बना रहा है, तो ये वाला जो एरिया होगा अधिक गर्म होगा, अधिक हीट ले रहा होगा, और इसके जितना ही ऊपर जाओगे, जैसे अभी मैंने यहाँ बताया तिरछा पड़ रहा है, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर सीधा पड़ रहा है 90 डिग्री का उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिण गोलार्ध में क्या पड़ रहा है, तिरछा पड़ रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध ज़्यादा गर्म होगा, दक्षिण गोलार्ध कम गर्म होगा। ये असमानता पता चल रही, ये असमानता किस कारण हो रही है, आपके टेम्परेचर में असमानता, तापमान, यानी कि जो सूर्य की हीट है, जो इंसिडेंट एंगल है, वो एक समान पूरी पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, उसकी मात्रा अलग अलग स्थान पर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, इसलिए टेम्परेचर भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। दूसरा, अब यहाँ पर मैंने बोला कि इस 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच आपका क्या कहता है, लंबवत प्रकाश पड़ेगा, इसके बाद तिरछा पड़ेगा, यानी कि जितना जितना अक्षांश ऊपर जाओगे उतना उतना टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा, टेम्परेचर लो होगा। ये हमारा पोल हो गया नॉर्थ पोल, और ये हमारा साउथ पोल हो गया। चाहे आप नॉर्थ पोल पे जाएं, चाहे आप साउथ पोल पर आए, विश्व से जितना नीचे या विश्व से जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। इतनी बात ध्यान में रख रहे हो, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ध्रुवों पे टेम्परेचर कम होगा, तो मौसम कैसा पाया जाएगा, वहाँ ठंडा पाया जाएगा। ठंडा पाया जाएगा तो बाष्पीकरण होगा क्या, बाष्पीकरण नहीं होगा। अब बाष्पीकरण नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं होगी। ये वाला टॉपिक आपका लवणता में आएगा। यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई। पहली बात, प्रकाश का अलग अलग पढ़ना। दूसरा क्या हो सकता है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी। अब ये कहोगे मैडम ऐसे कैसे, सूर्य की पृथ्वी से दूरी तो समान रहती है, क्या समान रहती है, नहीं रहती है, तो ये बताओ क्यों नहीं रहती है। पीछे आप सूर्य की पृथ्वी से दूरी के समान रहती है, नहीं तो सब कह रहे हैं, तो मुझे बता दो ना क्यों समान नहीं रहती है। एक तो कारण ये हुआ, दूसरा क्या, आपके फोड़
आप नोट करते भी जाना। आपके कोड पता चल गया? सूर्य की दूरी बताओ मुझे जरा। आलोक बताओ। नहीं पता? अभी नोट कर लेना, उधर ही आ जाऊंगी मैं, बैठ समझा रही हूँ। ये हमने बनाया अपना सूर्य, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी की दो गतियां आप लोगों ने पढ़ी है, बचपन में पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं? क्या कौन कौन सी पृथ्वी की दो गतियां हैं? एक गुणन गति और एक परिक्रमण गति। परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? कौन खगोलीय घटना है ना, तो इसके कारण क्या होगा? दिन रात होंगे क्या, या वेदर में चेंज होगा? सर्दी गर्मी बरसात, वेदर चेंज होगा ना। और उसके साथ इसको समझ लो। पहले बताया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, ठीक है। सूर्य इधर पास ज्यादा है, इधर पास ज्यादा है। औसत दूरी निकालते हैं सूर्य की पृथ्वी से। औसत दूरी कितनी है? सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी निकाल रहे हैं, एवरेज। क्यों निकाल रहे हैं एवरेज? किसी चीज का हम एवरेज क्यों निकालते हैं? क्योंकि हम पृथ्वी की जो दूरी है यहाँ 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 सबसे निकाल रहे हैं ना, तो सूर्य की पृथ्वी से जो औसत दूरी है वो 15 कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। नॉर्थ पोल पे सूर्य का प्रकाश किस समय पड़ रहा है? शायद जब दूरी है या पास है पृथ्वी। नॉर्थ पोल पर सूर्य का प्रकाश सीधे कब पड़ रहा है? जब पृथ्वी दूर है या पास है? पास है। और यहाँ साउथ में पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, उत्तरायण है ना, सूर्य उत्तरायण होता है। सूर्य उत्तरायण कब होता है? जनवरी, ठीक है। 14 जनवरी को सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होता है, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है। और यहाँ एक मार्च की सिचुएशन आती है। ये खगोलीय घटना है, ये समझते रहो। अब ये बना, यहाँ नॉर्थ पोल है, पृथ्वी सबसे ज़्यादा पास है इस समय किसके? सूर्य के। और हमारे यहाँ नॉर्थ पोल पे इस समय लाइट सीधा प्रकाश पड़ रहा है। अब सीधा प्रकाश पड़ने के कारण जो पृथ्वी हमारे जो हमें सर्दियों में आता है ना, सर्दियाँ हमारे कब की होती है? जनवरी है ना, अक्टूबर नवंबर जनवरी। तो अपसौर की स्थिति बनती है वो आपके जनवरी मंथ में बनती है। तो अपसौर की स्थिति बनती है वो आपकी किस में बनती है? आपके बताओ जरा। बता दूंगी, हो सकता है चित्र में गड़बड़ हो गई हो, पर वो ठीक है। इधर समर होगा, इधर विंटर होगा। इधर आपका समर आ रहा है ना, इधर आपका विंटर आ रहा है। तो जब सूर्य अपसौर में होता है तब उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रही होती है? ठंड। अब ठंड हो रही होती है तो टेम्परेचर, अब सूर्य पास में है और यहाँ टेम्परेचर क्या हो गया है? डाउन हो गया है। जब टेम्परेचर डाउन हो गया है तो सूर्य का पास होने के कारण जितनी हीट अर्थ को मिलनी थी उतनी हीट नहीं मिल रही है। क्यों? यहाँ पर क्या हो गया है? टेम्परेचर डाउन हो गए, सूरज कहाँ चले गया है? ये चित्र को अभी अपनी इसको मत देखो, उसको मैं अपसौर में अच्छा बता दूँ। अपसौर की स्थिति में ऐसे बनता है।
में कब होती है सर्दियाँ? सितंबर के बाद से सर्दियाँ आना शुरू हो जाती हैं और सूरज क्या करने लगता है आपका? दक्षिणायन करने लगता है। दक्षिणायन कौन सी तारीख से करता है? 21 सितंबर के बाद सूर्य कहाँ जाता है? दक्षिणायन। यहाँ पर अभी सूर्य का प्रकाश इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ रहा है, धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश कहाँ जाएगा? दक्षिणायन में। जब सूर्य दक्षिणायन करता है आपका, तो साउथ पोल पे क्या आ जाएगी? गर्मी, और नॉर्थ पोल पर क्या आ जाएगी? ठंडी। जब साउथ पोल पर गर्मी होगी और नॉर्थ पोल पे ठंडी होगी, उस समय अपसौर की स्थिति होगी, उस समय सूर्य पृथ्वी के सबसे ज़्यादा करीब होता है। और क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम होता है, तो टेम्परेचर जितना बढ़ना चाहिए उतना टेम्परेचर, उतनी हीट उसको नहीं मिलती है। इसकी अपोजिट जब आप कहाँ जाओगे? दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। जब आप दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियाँ कब पड़ेंगी? दक्षिण गोलार्ध में गर्मियाँ, जब हमारे यहाँ सर्दियाँ पड़ रही होंगी तब वहाँ पर गर्मियाँ पड़ रही होंगी। जब वहाँ पर गर्मी पड़ती है उस समय सूर्य सबसे ज़्यादा नजदीक होता है किसके? दक्षिण गोलार्ध वालों के। तो दक्षिण गोलार्ध में एक तो गर्मी है, ऊपर से सूर्य भी सबसे ज़्यादा क्या है आपके? उसके नज़दीक है। तो जितनी हीट उसको मिलनी थी उससे अपेक्षाकृत ज़्यादा मिल रही है। तो नॉर्दर्न स्फीयर वालों को दोनों में आराम हो गया ना। हमारे यहाँ जितनी ठंड पड़नी चाहिए थी उतनी ठंड नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि सूर्य पास में होता है। जबकि सदर्न स्फीयर में क्या होता है? सूर्य के पास होने के चक्कर में गर्मी क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ देखो, ये नॉर्थ हो गया, ये कर्क रेखा। 21 जून सबको याद है? क्या होता है 21 जून को? योग दिवस होता है बस। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। किसमें होता है आपके? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध जाने के आपके कर्क रेखा। उसके बाद सूर्य घूमता है, ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर समझ लो इसको। 21 सितंबर। 21 सितंबर के बाद सूर्य क्या करने लगता है आपका? दक्षिणायन करने लगता है। दक्षिणायन करता है तो ये आपकी हो गई 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन सी होगी? 21 दिसंबर की बात होती है। 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। सूर्य का प्रकाश कब पड़ता है? बिल्कुल डायरेक्ट किस पे पड़ रहा है आपका? मकर रेखा पर। और 21 जून को कर्क रेखा पर। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, 21 और 22 मार्च। ये क्या होता है? इक्वेटर पर प्रकाश सीधे पड़ता है और दोनों गोलार्ध में दिन क्या होंगे? बराबर होंगे। डेट बताओ। और मार्च वाला 21। ये 23 है। मार्च वाला 20 होता है। दिसंबर वाला 20। सितंबर वाला 23 है। मार्च वाला 20। मुझे 22 याद है। चलो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ये चीज़ समझ में आ गई आपको? दूसरा क्या हो सकता है? असमानता हो सकती है। असमानता किस किस में असमानता है? उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध क्या समान थे? नहीं समान थे। क्यों? साक्षी मन में बोल लेती है, जोर से बोलो। हाँ, साउथ में क्या था? वाटर बॉडीज ज़्यादा थी। तो क्या हो गया? आपके ग्लोब का पूरा असमानता फैल गई। उत्तरी गोलार्ध में आपके स्थलमंडल है अधिक,
और दक्षिण गोलार्ध में आपकी क्या है, जलमंडल अधिक है। ठीक, अब दोनों ही अधिक हैं। अब ये बताओ मुझे, तो गर्म जल्दी कौन होगा और ठंडा जल्दी कौन होगा? क्या दोनों एक तरह से गर्म होंगे या दोनों एक तरह से ठंडे होंगे? गर्म जल्दी ठोस द्रव की अपेक्षा जल्दी गर्म होते हैं। क्यों? उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास में होते हैं और वो सनलाइट को क्या करते हैं, हीट को बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लेते हैं। जबकि इसके विपरीत जब आपके जल है, जल को सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी लगाएगा। एक ऐसे आप समझो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, एक एकाग्रता से पढ़ाई कर रहे हो, तो कोई भी आपके सामने इधर उधर की चीज़ आएगी, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। ठीक है, आप पूरा अपना 100% उस पर दे रहे हो। तो इस हिसाब से ऐसे समझो, जब सन की लाइट किस पर पड़ रही है, स्थल पर, तो 100% उसको क्या कर रही है, ऑब्जर्व। मैं पूरा 100% नहीं कह रही हूँ, जितना भी वो ऑब्जर्व करती है, क्योंकि हर चीज़ से जब प्रकाश आपका सतह पर पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। तो उसने सीधे ऑब्जर्व करा, उसके पास कुछ और चीज़ नहीं है ना। आपके पास पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं है। ऐसे ही स्थलमंडल के पास क्या है, सिर्फ पृथ्वी, जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है उसको हीट को ऑब्जर्व करने के अलावा कोई काम नहीं है, उसको समझो। और जल के पास एक काम और है। क्या काम हो सकता है जल के पास? अब पढ़ाई के अलावा आपके दोस्त भी होंगे। अब आप सोच रहे हो कि 10-15 घंटे अगर मेरा पढ़ाई का है तो पढ़ाई में से थोड़ा सा टाइम क्या करता हूँ, कम करता हूँ। 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ, बाकी 2 घंटे खाता पीता हूँ, 2 घंटे दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ। तो वो अब आपकी एकाग्रता नहीं रही। तो सेम क्या हो गया, सेम ये चीज़ आपकी किसके साथ होगी, जलमंडल के साथ। अब क्योंकि जल क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, जैसे ही हीट उस पर पड़ेगी तो क्या करेगा, जल वाष्प में बदलेगा कि नहीं? जल वाष्प में बदला तो आधा तो जो उसको हीट मिल रही है उसने किस में बदल दिया अपने आप को, जल वाष्पीकरण के लिए। और थोड़ा सा प्रकाश मिला, उसको क्या करा, उसने ऑब्जर्व कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई? स्थल के पास जितना हीट मिल रही है वो टोटली ऑब्जर्व कर रहा है। टोटली ऑब्जर्व का ये मत समझ लेना कि 100% को 100%, कोई भी चीज़ आपको 100%, मैं जितना पढ़ा रही हूँ 100% आप नहीं लोगे। ठीक है, कुछ चीज़ आपके दिमाग से मिस हो जाएगी। 100% तब आएगा जब घर पर आप जाके रिवीजन करोगे। आगे बात समझ में? तब भी 100% नहीं आता है और पेपर में जब आता है तो ये चीज़ हम भूल गए, नॉर्मली होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब आपका क्या है, स्थल क्या है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको कहीं अपनी एनर्जी खर्च नहीं करनी है। जबकि वाटर बॉडी को जो हीट मिल रही है उसको क्या कर रहा है, जल को वाष्पीकरण करना है, जल को वाष्प में बदल रहा है। तो पूरी हीट उसके वाष्प में चली जाती है, बाकी जो बचती है वो समुद्र की सतह को गर्म करने में लगाती है। इतना पता चल गया? तो असमानताएं किसकी हो गई, एक तो स्थल मंडल की हो गई। अब स्थल मंडल के साथ साथ भी आप देखोगे, अभी आपने फोटो फिर से दिखा दूं, अभी मैंने बताया था ना कि छोटे छोटे क्या हो जाता है, कोई ऐसे समझ लो, लहराता रहेगा, साइड में आगे फिर क्या करना है उसमें। थैंक यू बताने के लिए। अब यहाँ पर देखो स्थलमंडल, अभी आपने बोला ये क्या है, यहाँ पर वाष्पीकरण साथ हो रहा है। वाष्पीकरण होने के साथ साथ ये क्या कर रहा है, इसकी अपेक्षा गर्म तो होंगे पर कम गर्म होंगे। तो आपका नॉर्थन स्फीयर क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा। ज़्यादा गर्म होने के कारण आपको यहाँ पर क्या है, स्थलमंडल पड़ रहा है। अब ये मुझे बताओ, स्थलमंडल के अंदर की जल राशि जो आ रही है, तो आपका कौन सा हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, ब्लैक सी हो गया, अरब सागर हो गया, ये उतने ही वैसे ही गर्म होंगे जैसे ये गर्म हो रहे हैं, कुछ अंतर होगा ही नहीं। क्या अंतर होगा, क्यों होगा? लैंड से कनेक्टेड है तो हीट क्या हो रही है, यहाँ से हीट ट्रांसफर भी हो रही है। आगे बात समझ में? क्योंकि स्थल क्या हो रहे हैं, जल्दी गर्म हो रहे हैं। जल्दी गर्म होने के कारण और ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, तो उसके बीच में जो वाटर बॉडी होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा गर्म होंगी। किसके कंपेयर में, इनके कंपेयर में। ठीक है, जो खुले हुए सागर है उनके कंपेयर में ये वाले सागर क्या होंगे, अधिक गर्म होंगे। क्लियर हो गया?
ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मली ये स्टेटमेंट में आती है ये चीज़ें, तो ये चीज़ें आप ध्यान से रखना और घर पर जाके एक बार रिवीजन कर लेना। अब ये मान लो ये गर्म हो गए, जितनी तेज आप सुनते जाओ, जितना गर्म ये हो रहा है क्या उतना ही गर्म ये होगा। मैं प्रशांत की बात कर रही हूँ। प्रशांत महासागर जितना तप रहा है, तपने का मतलब जितनी हीट ले रहा है, जितना गर्म हो रहा है, क्या उतना ही अटलांटिक होगा या उससे कम हो गया या उससे ज़्यादा होगा। तो इसको एक सिंपल शब्दों में समझो, खुले हुए सागर बंद सागर के कंपेयर में कम गर्म होते हैं और जबकि बंद सागर खुले हुए सागर के कंपेयर में अधिक गर्म होते हैं। आगे बात समझ में, कारण क्या है, इस स्थल से भी इनको क्या मिल रही है, आपकी हीट मिल रही है। ये चीज समझ में आ गया। ओशियन करंट सुने हो नाम, जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं। बताओ बेटा, जलधाराएं कैसी चीज करेंगी। जलधाराओं के नाम तो सुने होंगे, किस किस में सुने हैं। एक ही तरह की जलधारा होती है क्या, कितनी तरह की होती है, 3, 2, 4, 1, 5, कितनी ऑप्शन दिए मैंने, बताओ। ओशियन करंट कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। साक्षी, पुराने बच्चे तो एटलीस्ट बोल ही दो या घर जाके पढ़ते ही नहीं थे, पढ़ते नहीं हो। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, इसको ऐसे समझ लो, ये तो आपका टॉपिक है पूरा एक जलधारा का पूरा ओशनोलॉजी में, तो अलग से पढ़ाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी बात आई है तो हम बता दे रहे हैं। जलधारा 2 प्रकार की होती है, गर्म जल की धारा और ठंडे जल की धारा। ठंडा जल भारी होता है या हल्का, ठंडा जल भारी होता है, जो भारी चीज होगी वो नीचे बैठेगी या ऊपर उठेगी, नीचे बैठेगी। और गर्म जल ठंडा हल्का होता है, इसका मतलब है बिल्कुल अपोजिट मोड रखेंगे, वो ऊपर उठेंगे। जल जैसे ही गर्म होता है वो क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है, और फ्लो करके वो कहाँ जाएगा, जहाँ पर ठंडा जल नीचे बैठा है उसके ऊपर आ जाएगा। तो अब ये बताओ, जब ठंडा जल गर्म प्रदेश मतलब गर्म प्रदेश से बह के ठंडे प्रदेश में गया तो टेम्परेचर में डाउन करेगा या बढ़ाएगा। मैंने बोला क्या है, मेरी बात सुनो, जब गर्म जल ठंडे प्रदेशों में जाएगा तो वहाँ का टेम्परेचर को बढ़ा देगा या घटा देगा, घटा देगा तो क्यों, बढ़ा देगा तो क्यों। आपके यहाँ पर ठंडा है, रूम आपका बहुत ठंडा हो गया है, अब आप रूम को गर्म करना चाह रहे हो तो आप हीटर लगाओगे, हीटर आपको गर्म हवा दे रहा है, तो आपके उस रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तभी तो रूम गर्म होगा, टेम्परेचर घटेगा तो रूम ठंडा हो जाएगा ना। तो जब ये गर्म धारा ठंडे प्रदेश में जाती है तो वहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। और जब ये गर्म धारा और ये ठंडी जल धाराएं क्या होती हैं, जब ये ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश में जाती हैं तो वहाँ का टेम्परेचर कम कर देती हैं। आगे बात समझ में, तो समुद्र की जो धाराएं हैं वो भी क्या करती हैं, आपके ओशियन के टेम्परेचर को परिवर्तित करती हैं। कैसे, गर्म क्षेत्र से आने वाली धाराएं ठंडे प्रदेश को क्या कर देंगी, गर्म कर देंगी, और ठंडे प्रदेश से आने वाली धाराएं गर्म प्रदेश को क्या कर देंगी, ठंडा कर देंगी। क्लियर हो गया। इसके अलावा और कुछ हो सकता है, प्रचलित पब में है पबनी कितने प्रकार की होती है, सुने हो पवन,
टॉपिक में कितने कॉन्सेप्ट हैं आपके, देख रहे हो? अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं करा है, सिर्फ बेस बताया है। एक ही टॉपिक में कितने कॉन्सेप्ट लगते हैं। पबने हैं ना, प्रचलित पबने कौन कौन सी होती है? व्यापारिक पबने, पशुआ पबने और ध्रुवीय पबने। ठीक है, व्यापारिक पबने कैसे चलती है? क्या देना भैया? व्यापारिक पबनी क्या कहाँ पर चलती है? और 40 कौन से अक्षांश के बीच चलती है? पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगी। कब से चलेंगी? आपके 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में, दोनों ही गोलार्ध में चलती है, नॉर्थ हो या साउथ हो। उससे ऊपर चलती है आपके पछुआ पबने। पछुआ पबने जाहिर सी बात है, नाम से याद है क्या है आपके? पश्चिम की पबने हैं। अब ये जो पबने चल रही हैं, अब अगर यहाँ पवन चलने लगे तो आपके बालों को उड़ा के ले जाएगी? नहीं उड़ाएगी। आप ये नहीं है कि सर से पूरा उड़ा के ले जाएगी। उड़ाने का कहने का मतलब है थोड़े से बाल उड़ने लगेंगे। अगर बहुत तेज हवा चलेगी तो बाल पता चलता है लान से उड़ जाएगी, लान से पतली है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रचलित पबने भी क्या करती हैं? आगे जलधाराएं हैं, जलधाराओं के साथ साथ ये पबने हैं जैसे ही सागरीय सतह से आती हैं तो सागरीय सतह से क्या करती हैं? अपने साथ जल को लेके जाती हैं। अभी गर्म जल और ठंडा जल तो पड़ ही गया। अब जो समुद्र का पश्चिम और समुद्र का पूरब, महाद्वीपों का पूरा पश्चिम पता है मुझे, एक बार आप समुद्र का पूरा पश्चिम बता दीजिए यहाँ पर ही, फिर हम आगे बात करेंगे। बताओ, जो नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी साइड है वो अटलांटिक महासागर का कौन सा साइड होगा? जो नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी साइड है वो अटलांटिक महासागर का कौन सा साइड होगा? पश्चिम होगा। क्लियर हो गया ना? क्योंकि दोनों क्या है, ये अपोजिट है, याद रखना। जैसे ही आपकी कौन सी पवन चल रही है? ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवनें हैं, पूरब से किधर चल रही है? आपके पश्चिम की ओर। तो अब यहाँ पर सूर्य जो सन है कैसे चलती है? पृथ्वी कैसे घूम रही है? पूरब से पश्चिम। तो इधर गर्म होगा, इधर ठंडा होगा कि नहीं? तो इधर का जो गर्म पानी है वो कहाँ के लेके जाती है? महाद्वीपों के पश्चिम साइड में जाके जमा कर देती है। महाद्वीपों के पश्चिम साइड में जमा कर दिया पानी, कौन सा? गर्म पानी। और जो आपकी कौन सी है? पछुआ पवनें हैं। पछुआ पवनें चलती हैं इधर से चली, किधर से? पश्चिम से पूरब की ओर। तो वो क्या करती हैं? महाद्वीपों के जो ये कौन सा साइड है? पश्चिम का पानी कहाँ लेके चली जाती है? पूरब की ओर। तो अब आप लोगों ने ये सुना होगा जलधाराएं हैं, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा महाद्वीपों की किस साइड में बहती हैं? महाद्वीप के हमेशा पश्चिम साइड में ठंडी जलधाराएं बहेंगी और हमेशा पूर्वी साइड में गर्म जलधाराएं बहेंगी। समझ में आ गई? गर्म जलधाराएं क्यों? तो यहाँ पर पानी गर्म है। और आपने हमेशा चक्रवात सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हो। अभी नया चक्रवात आया है, भारत में भी कोई आया था और उससे पहले आपकी टीम इंडिया भी फंस गई थी, वो भी चक्रवात आया था। नाम बताओगे जरा मुझे? नहीं पता। चक्रवात हमेशा आते हैं किधर से चलेंगे? पूरब से पश्चिम। और पूरब से पश्चिम चलने के कारण ये हवाएं कहाँ करते हैं? बरसात इसी धरती क्षेत्र में करते हैं, पूरब में। तो ये चक्रवात जो आपके आते हैं ये भी क्या करते हैं? मौसम में परिवर्तन लाते हैं कि नहीं? यहाँ पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर ज़्यादा के आने के बाद जो आपकी चक्रवाती वर्षा हो उससे यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो गया कि नहीं? पबनी भी आपके क्या करती है? महासागरीय जल में टेम्परेचर को क्या करती हैं? प्रभावित करती है, इफेक्ट डालती हैं। और साथ ही साथ आपके चक्रवाती जो क्या करते हैं? आपके इफेक्ट डालती हैं। इतना टॉपिक समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे बढ़े। ये चीजें समझ में आई? और जितना भी मैंने ये लिखा है आप इसको लिख लो। फटाफट बनाना।
वाले पास रख लो। किसने कहा मैं खा के आई हूँ? लेट आने का मतलब ये नहीं होता है आप खाना खा के आए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्रेकफास्ट तो आप लोग भी करके आए हो। अच्छा ठीक है, लंच ब्रेक लेके आना, मतलब लंच ब्रेक बोला करो सर से। इतना हो गया, बनाओ फटाफट फिर आगे बढ़े। जल्दी बनाओ, डांस से जितनी देर में बोलोगी ना वो इमेज लेक्चर बन जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ूँ। घबरा रहे हो? दो की आदत छोड़ दो, 3 क्लास लगा करेंगे। अगर प्राइवेट कोचिंग करते तो सुबह से शाम तक रहता है। हो गया बेटा, हटा के रख करें। इफेक्ट पता चल गए आपके समुद्र के टेम्परेचर को कौन कौन इफेक्ट डाल रहा है। अब यहाँ बात करते हैं टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे आपके जो क्या है, आपका समुद्र है उसमें हम टेम्परेचर को कैसे कैसे बांटते हैं। बहुत पतला हो गया। तापमान का वितरण इंग्लिश में लिख लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। दो तरह से हम समुद्र में या महासागरों में टेम्परेचर को बांटते हैं। एक है आपका लंबवत और दूसरा है आपका क्षैतिज। इंग्लिश में बताओ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज और लंबवत जरा मुझे बताओगे, क्षैतिज कैसा होगा और लंबवत कैसा होगा? ये पर्दे से लाइट पड़ रही है, दिख रहा है पीछे? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कैसा होता है? ऐसे। वर्टिकल ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। और हॉरिजॉन्टल ऐसे। क्लियर है ना? तो अब हम जब टेम्परेचर का कैसे कर रहे हैं, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो इसमें आपके क्या आएंगे सबसे पहले? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखा के बाद फिर आपका गोलार्ध आ जाता है। यहाँ पर ज्यादा नहीं है, बस इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। ये तो आप लोग बात समझ ही चुके हो। दो चीजें हो गई। और वर्टिकली फिर से हम बात कर अभी आप लोगों ने बात करी, खुद ही मुझे बताया कि मैम ऐसा नहीं ऐसा होता है। कैसा होता है? जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाएंगे, कहाँ? ध्रुवों की तरफ। वर्टिकली तो जाएंगे ना, ऊपर भगवान के पास नहीं जाना है, नहीं रहना है। और जैसे जैसे आप नीचे पाताल लोक में जाएंगे, वर्टिकली हम जा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने का कारण पता चल गया आपको, क्योंकि ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लंबवत नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आओगे तो अब यहाँ पर एक आता है आपका आइसोथर्मल लाइन, यानी कि समताप रेखाएं। किसको पता है समताप रेखाएं क्या होती हैं? समताप रेखाएं बताओ। ऐसी रेखा जो क्या कर रही है, एक जैसे ताप को मिलाती है। तो अब यहाँ बताओ, समताप रेखा ग्लोब पर खींची कैसे जाती है? पूरब से पश्चिम खींची जाएगी या पश्चिम से पूरब? क्यों पूरब से पश्चिम?
आपका पूरब में हो रहा है तो पहले टेम्परेचर यहाँ पड़ेगा, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर इधर पड़ेगा ना। इसलिए समताप रेखाएं कभी भी खींची जाएंगी, कहाँ खींची जाती हैं? पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाएंगी। अधिकतर समताप रेखाएं जो होती हैं अक्षांशों का क्या करती है? अनुसरण। अनुसरण का मतलब बिल्कुल वैसे ही चलेंगी जैसे आपके अक्षांश रेखाएं गोलार्ध पर चलती है, यानी कि इनकी समानांतर चलेगी। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि समानांतर चलेंगी? ऐसा पॉसिबल है समानांतर चलेंगी, जबकि यहाँ पर दो अलग अलग राशियां दिख रही हैं। तो समताप रेखाएं क्या होती हैं? उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा विचलित होती हैं और जबकि दक्षिण गोलार्ध में कम विचलित होती हैं। अभी यूपीएससी के 2023 में इसी में से क्वेश्चन पूछा गया है समताप रेखाओं के मुड़ने का। समझ में आ गया? तो ये जब चैप्टर हम पूरा पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी हम यहाँ पर बता दिए हैं कि आपकी जो समताप रेखाएं क्या होगी? अधिकतर अनुसरण करती हैं किसका? आपके अक्षांशों के साथ साथ चलती हैं। पर ये कहाँ होती हैं? विचलित कहाँ होंगी? जहाँ पर स्थल आ जाएंगे। अब मान लो टेम्परेचर बढ़ इधर रहा है और टेम्परेचर घट इधर रहा है ना? टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है और टेम्परेचर इधर घट रहा है। अब यहाँ पर जब समताप रेखा मान लो ये खींच रहे हैं तो अभी यहाँ पर सीधा चल रहा है। अब जैसे ही समुद्र में आएगा तो ये ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? समुद्र में बताओ, पृथ्वी पर समान रेखा खींची है क्योंकि वो धरातल है, एक जैसे टेम्परेचर दिखाएगा, यहाँ पर लगभग एक जैसा दिखाएगा। लगभग मैं क्यों बोल रही हूँ? अभी इसके पीछे एक रीजन बताऊंगी। और यहाँ पर जैसे ही जाएगा ऊपर जाके टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। जल का टेम्परेचर लो होगा किस कंपेयर में? पृथ्वी के, तो थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। आगे बात समझ में? ऐसे जब यहाँ से जल से आएगा तो क्या होगा? जल से स्थल की ओर आएगी तब भी विचलित होगी। यहाँ पर अगर नीचे चली तो इधर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? इसका ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये कंडीशन सर्दी और गर्मी में परिवर्तित होंगी। अब मैंने यहाँ पर कहा, यहाँ पर लगभग या लमसम समान मानी जाएंगी। क्यों? अभी देख लो बहुत तेज धूप है, हो सकता है यहाँ धूप हो, कोई दूसरी जगह पर जाओगे तो वहाँ बादल होंगे, रहेगा तो स्थलीय खंड में ना, तो जहाँ बादल होंगे वहाँ का सूर्य का हीट उतनी ही मिल रही होगी जितनी यहाँ मिल रही है? नहीं मिल रही होगी ना, तो अलग अलग होगा। तो लगभग समान कहते हैं, पर थोड़ी सी क्या होती है? विचलित होती जाती है। तो जो आपका हीट का क्या होता है? तो हीट का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं क्षैतिज, तो अधिकतर किसके आधार पर हो रहे हैं? आपके अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करते हैं। उसके साथ मैंने गोलार्ध की बात करी थी। उत्तरी गोलार्ध कंपेयर में किसके ज़्यादा गर्म होते हैं? दक्षिण गोलार्ध के कंपेयर में ज़्यादा गर्म होंगे। कारण पता चल गया, क्योंकि इस उत्तरी गोलार्ध में अधिकतर क्या है? आपका स्थल मंडल है, और जबकि दक्षिण गोलार्ध में क्या है? आपका जल मंडल। क्षैतिज विस्तार में आपका यही चीज़ है, क्या? टेम्परेचर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पर किसी को अगर कोई बात समझ में ना आई तो अभी पूछो, ऐसे नहीं करो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। समताप रेखा समझ में नहीं आई। देखो पृथ्वी हमारा पूरब से पश्चिम की ओर टर्न कर रही है, घूमती है, तो अब यहाँ पर घूम रही तो हम यहाँ से ऐसे तो खींचेंगे। अब समुद्र है, पहले समुद्र पड़ा ना, तो समुद्र स्थल की अपेक्षा ठंडे होंगे, ठंडे होंगे। अब टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो गर्म होगा और नीचे आएगा तो ठंडा होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर समताप रेखा अक्षांश बिल्कुल क्या है? आपके जो समांतर चल रही किसके? अक्षांश के। जैसे ही ये धरातल पर आएगी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से थोड़ा विचलित होगी। यहाँ देखो, यहाँ पर टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है ना के ऊपर। अगर हम प्रकाश की बात करेंगे तो इधर तो प्रकाश कम पड़ रहा है ना, प्रकाश कम पड़ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर डाउन कैसे होगा? अब टेम्परेचर अगर हम इसको इधर नीचे ले जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन नहीं दिखाएगा। सेम टेम्परेचर पे सेम रहेगी। ठीक है, हाँ सेम टेम्परेचर पे मिलाते हैं। अब मान लो यहाँ पर 20 है, ठीक है, तो धरातल पे क्या होगा इस समय? अप्रॉक्स 30 या 25 होगा, तो 25 कहाँ पहुँचेगा? ऊपर जाएगा। अच्छा ठीक है, 20 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, तो थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसे सेम क्या होगा? ऊपर वाले पर रहेगा।
हो गया ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर अप हो जाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। गोलार्ध भी हो गया, अक्षांश भी हो गया। अब हम बात करते हैं लंबवत की। लंबवत कैसे नापा जाएगा, हॉरिजॉन्टल। अब समुद्र को हम लंबवत नाप सकते हैं क्या, नहीं नाप सकते हो। क्यों नहीं नाप सकते हो, तुम लंबवत नहीं नापे जाते हो। हाइट कितनी है तुम्हारी, चौड़ाई कितनी है तुम्हारी, चौड़ाई नापी तो 36, लंबाई नापी तो हॉरिजॉन्टल, है ना। उसने बनाया है, ये क्या है, खाली एक अर्थ का थोड़ा सा पार्ट बनाया है, जिसमें ये मैंने ये तो ये गड़बड़ हो जाती है। कितना छोटा होगा, 190 भैया, ये बड़ा गड़बड़ है। सही है, इतना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है। यहाँ देखो, ये आपके महाद्वीप है, ये आपका महासागर है पूरा, ठीक है। गंभीर मैदान यानी कि गंभीर मैदान कहाँ पाया जा रहा है, आपके सागर तल पे। सागर तल बोल रही हूँ, सागर सतह नहीं बोल रही हूँ। सागर सतह और सागर तल में क्या है, आपका अंतर है। ये आपका सागर गर्त है, गर्त सुना होना, फ्रेंच। इसके बाद ये आपका क्या होगा, महाद्वीपीय शैल यानी महाद्वीपीय मग्न तट। उसके बाद महाद्वीपीय ढाल। मग्न तट क्यों कह रहे हैं, ये बनाया है पानी। समुद्र में जाओगे तो एकदम समुद्र में गहराई नहीं आती है। लगभग औसतन 32 किलोमीटर तक क्या रहता है, आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ रहता है। ऐसी जगह जो क्या होगी, पानी से घिरी हुई रहेगी। इसकी गहराई लगभग 100 से 200 किलोमीटर 100 से 200 मीटर तक की मानी जाती है। उसके बाद फिर आपका आता है ढलान। ऐसे सोच लो, अगर नई अभी नदी आई, बाढ़ आया था, तो बाढ़ में नदी क्या अपना बेसिन को ओवरफ्लो करके ऊपर आ गई थी। ऊपर जो पानी आ गया था, जो आपके मैदानी क्षेत्र में आ गया था, उसको ऐसे समझो आपका ये क्या शेल्फ है, जो उस सब कुछ समय तक या उस बाढ़ के टाइम में तो कुछ समय रहा, पर समुद्र में क्या होता है, हमेशा ही इतना क्षेत्र किसके नीचे दबा रहेगा, पानी के नीचे। अब जैसे ही औसतन 32 किलोमीटर आप आगे बढ़ोगे तो एकदम ढाल शुरू होने लगता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ढाल। कॉन्टिनेंटल ढाल के बाद जो आपका यहाँ पर आता है महाद्वीपीय क्षेत्र, यानी कि जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट और जो आपकी ओशियन प्लेट होगी, जब वो वहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, उसके बाद आपका शुरू होता है मैदान। कौन से मैदान, समुद्र की गहराई के मैदान। इस समुद्र की गहराई में भी और गहरे गड्ढे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंच, यानी कि गर्त। पृथ्वी पे सबसे गहरा गर्त कहाँ पर, मैरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में। तो वहाँ के किसके पास है वो,
कौन से द्वीप समूह के पास है? बताओ। फिलीपींस। और ये गर्त हमेशा महाद्वीपों मतलब आपके द्वीपों के पास चाक के रूप में पाए जाते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक अभी हमने क्षैतिज टेम्परेचर की बात करी थी। अब हम क्या बात कर रहे हैं आगे? गहराई की। समुद्र में गहराई में टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? अब गहराई में टेम्परेचर सुनते जाओ। ये मैंने क्या कर दिया है? एक ग्लास में पानी। अब इस ग्लास को पानी को अगर ऊपर से गर्म करूंगी तो मुझे हीट ऊपर से देनी होगी। तो पानी सबसे पहले कहाँ गर्म होगा? ऊपर से गर्म होगा। नीचे का पानी गर्म होगा या नहीं है? अभी नहीं होगा, बाद में होगा। होगा होगा तो कितनी सीमा तक होगा? एक लिमिट होगी ना, इसमें भी एक लिमिट होगी ना पानी गर्म होने की। ऊपर से हो रहा है इतना ही होगा या पूरा गिलास गर्म हो जाएगा? समुद्र का पानी पूरा गर्म हो जाता है नीचे तल तक? कहाँ तक रहता है? यही मैंने बात कही है, जहाँ तक ऊष्मा इसको मिलेगी वहां तक ये गर्म होगा। उसके बाद जो नीचे का पानी यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आ रहा है तो ये गर्म हो रहा है एकदम सूर्य से डायरेक्ट। जब नीचे का पानी गर्म होगा तो वो संवहनी तरंगों के द्वारा होगा। संवहनी तरंगें वो जो ऊपर अपने से टच वाली सतह को गर्म करती जाती हैं। आप ऐसे समझो, जब गरम गरम सब्जी लाते हो या गरम गरम खाना आता है तो ऊपर का ठंडा होता है, नीचे का होता है गरम। होता है कि नहीं? क्यों होता है? क्योंकि जो हीट होती है वो उसकी कहाँ चली जाती है? संवहनी ऊर्जा से ऊपर चली जाती है, और जबकि नीचे नीचे वाला क्या हो जाता है? बाद में होता है ठंडा। ऐसे ही आपका समुद्र का है, पहले ऊपरी सतह जल्दी गर्म होगी और निचली सतह धीरे धीरे गर्म होगी। तो जैसे ही समुद्र की गहराई में जाएंगे टेम्परेचर कैसा होगा? जैसे गहराई में जाओगे टेम्परेचर होता जाएगा डाउन। इसी को हमने 3 प्रवणता यानी कि 3 स्तर पे बांटा है। क्या कह रहे हो? चक्कर आने लगा? भूख लगने लगी? ओके, चलो एक चित्र बना लो। जीरो 4 8 बनाते जाओ, 7 7 12 14 16 18 ऐसे पूरा आप 24 तक कर लोगे। वो तो घड़ी ऐसे है, बना लो पूरा। क्या करोगे आप? 24 तक लाइन खींच लोगे इसमें। इसके बाद हाइट की बात करेंगे। गहराई ये हो गया। तापमान मैं एडजस्ट करके यहाँ पर 24 करती हूँ, बीच में आप ऐसे कर लेना, बताऊंगी अभी। 0 हो गया। 0 के बाद 200, 200 के बाद 500, 500 के बाद 1000, 1500, ऐसे पूरा कर लेना आपके 4500 तक। डैश डैश करके पूरा 4500 तक कर लिएगा। ये सब मीटर में है। गहराई किसमें? हमारे मीटर में। और टेम्परेचर किसमें? सेंटीग्रेड में। अब मैंने कहा सूर्य का प्रकाश औसतन की बात कर रही हूँ 100 से 200 मीटर, 100 से 200 मीटर तक समुद्र के तक जाता है। समुद्र सतह से गहराई में कहाँ तक जाएगा? 100 से 200 मीटर। अब मान लो ये 200 मीटर तक गया और पहली परत है ये, इसका औसतन जो टेम्परेचर रहता है 20 से 25 सेंटीग्रेड रहता है। पहली परत का जो औसतन टेम्परेचर रहता है वो 20 से 25 रहता है। तो हम औसतन यहाँ से मान लें, एक हम यहाँ 20 लगाते रहे, ठीक है। 24 तक तो मैंने बना ही दिया, 25 आगे कर लेना। औसतन की बात करें तो इसे 20 में बना दिया है, ठीक है। अब आप ये देखो टेम्परेचर ये ऐसे रहेगा,
जैसे जैसे गहराई में जाओगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। अब टेम्परेचर डाउन होगा तो इधर आएगा ना, और गहराई बढ़ेगी तो इधर आएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर होता गया ये डाउन, लगभग 1 के पास पहुंच जाएंगे। जो आपके सागरीय तल है वहां पर लगभग 1 सेंटीग्रेड 1.6 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है। अब यहाँ देखो, कहीं आपको लग रहा है कि टेम्परेचर में एक साथ कमी आई होगी, जहाँ पर टेम्परेचर एक साथ गिरा है उसको कहते हैं थर्मोक्लाइन, यानी ताप प्रवणता। थर्मोक्लाइन ताप प्रवणता। ताप प्रवणता की जो लेयर है वो कहाँ से आती है, 400 या लगभग 500 से 1000 के बीच में रहती है। इसके बाद जो तीसरी लेयर आती है वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है कहाँ तक पहुँच जाता है, और 1800 की रेंज में, 1800 की रेंज कम से कम यहाँ मान सकते हैं हम लोग। यहाँ पर जो सूर्य का मतलब आपका जो टेम्परेचर रहता है वो 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड का रहता है, जबकि इसके ऊपर की ये वाली लेयर का है इसका 27 डिग्री, औसतन 27 डिग्री टेम्परेचर, यानी 20 से 25। अभी 27 यहाँ नहीं लिखते हैं बेटा, आप नहीं लिखे हो 20 से 25 सेंटीग्रेड। इतनी बात समझ में आई या नहीं? अभी टेम्परेचर ही चल रहा है, अभी सोचो लपटता रहेगा। हाँ, वो मैं कल ही सोचूंगी, कल ही पढ़ाएंगे। इतनी बात ठीक हो गई। अभी है ये तो समझ लो पहले, थैंक यू बाद में करना। ये चीज समझ में आ गई। जो पहली परत है उसका टेम्परेचर 20 से 24 रहेगा, और ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, गर्म रहती है। अब मुझे ये बात आओ, ये जो परत है सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ पाई जाएगी? भूमध्य रेखा के आसपास ये परत पाई जाएगी। और ये परत क्या ध्रुवों पे पाई जाएगी? ध्रुवों पे ये तीनों परत पाई जाएंगी, या 2 परत पाई जाएंगी, या 1 परत पाई जाएगी? बताओ। आधे से ज्यादा लोग बोर हो गए हैं, थक गए हो। बोलो। जो ध्रुवों पर होगा ये वाली परत 1 ही पाई जाएगी या 2? ये जो टेम्परेचर आप कहाँ देख रहे हो, समुद्र की 4500 मीटर गहराई पे, सेम यही टेम्परेचर आपको कहाँ पाया जाएगा, ध्रुवों की सतहों पर। और ध्रुवों पर सिर्फ एक ही परत पाई जाती है, यहाँ से यहाँ तक पूरी एक परत होगी जिसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 1 सेंटीग्रेड। और जबकि भूमध्य सागर या उच्च अक्षांश कौन से, 30 से 40 डिग्री अक्षांशों पर ये टेम्परेचर कैसा हो जाएगा आपका, बढ़ेगा या कम होगा? कम कैसे और ज़्यादा तो कैसे? भूमध्य रेखा से ऊपर जा रहे हैं। हमने टेम्परेचर की बात करी थी हॉरिजॉन्टल, है ना। वर्टिकली भी कर ली। वर्टिकली में टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, ऊपर डाउन होता जा रहा है। अब गहराई की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो गहराई समुद्र है, अब यहाँ जो सागर हैं वो आप किसी से मिल रहे हैं, भूखंड से मिल रहे हैं। तो भूखंड से मिलने के कारण कुछ ऐसे समुद्र हैं जिनका औसतन टेम्परेचर इन समुद्रों की अपेक्षा अधिक होगा। आगे बात समझ लें तो 30 से 40 डिग्री अक्षांशों में जितने भी आपके जलमंडल आते हैं, यानी कि जितने भी सागर आएंगे, उनका टेम्परेचर इनसे ज़्यादा होगा। अब यहाँ 2 बातें समझ लो। टेम्परेचर की बात करी तो टेम्परेचर
खुले सागर की अपेक्षा बंद सागर अधिक गर्म होंगे। और उनकी गहराई ये नहीं है, जैसे यहाँ बताया कि गहराई में जाने पर क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अधिक गहराई पे भी टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिल सकता है, जैसे सार्गोस सागर, लाल सागर और आपका फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर। एक लिंक और भी हो सकता है टेम्परेचर इनका बड़ा रहने का, और इसमें लवणता का भी गुण हो सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि कुछ सागर ऐसे हैं जिनका कनेक्शन बाहरी सागर से नहीं है, तो इनका जल आदान प्रदान आपस में एक्सचेंज नहीं होता। तो जल एक्सचेंज नहीं होगा तब भी आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। क्लियर हो गया? अब घर पर जाके थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। बुक वगैरह है आप लोगों के पास कि नहीं? नहीं है? जाओ बैठ जाओ, अभी कहाँ जाने लगे? कौन कौन कह रहा था? देखो कहाँ कहाँ चीजें पढ़ गई हैं, मुझे तो नहीं पता है। कौन आया? हाँ हाँ जाओ, अगर किसी ने जाना है तो और बुक नोट कर लो। पहली बार तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 11th 12th में, ठीक है? पता है? और बुक लेना चाहते हो कौन सी बुक लोगे? पुराने बच्चों के पास तो होगी है तुम्हारे पास? महेश बड़वाल है, उसके अलावा एनसीईआरटी, उसके अलावा नहीं है। दो बच्चों को नोट करनी है तो बैठ जाओ। वीडियो ऑफ कर देना।